सभी को नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान का जो पहला अध्याय है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे पदार्थ का घनत्व। पदार्थ का घनत्व के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आज हम लोग पदार्थ के घनत्व के बारे में समझेंगे कि पदार्थ का घनत्व क्या है। ठीक है, चलो समझते हैं। हम एक बॉक्स ले लेते हैं जो घनाकार है, यानी घन के आकार का है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। इस प्रकार का एक बॉक्स ले लेते हैं। दूसरा बॉक्स भी इसी प्रकार का ले लेते हैं और दोनों बॉक्स में एक में हम लकड़ी का बुरादा भरते हैं, लकड़ी का बुरादा, और एक में हम डाल देते हैं लोहे का बुरादा, लोहे का बुरादा। दोनों बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान है, अर्थात दोनों बॉक्स घनाकार हैं। तो इसमें लकड़ी का बुरादा भरते हैं और इसमें लोहे का बुरादा भर दिया जाता है। अब इसमें जो भी लकड़ी का बुरादा भरा है उसको और लोहे के बुरादे को दोनों को तौला जाएगा। तौलने पर क्या निष्कर्ष निकले? कौन ज्यादा भारी होगा? भारी कौन होगा? वजन किसका ज्यादा होगा? लकड़ी के बुरादे का वजन होगा ज्यादा कि लोहे के बुरादे का वजन ज्यादा होगा? जबकि दोनों बॉक्स कैसे हैं? समान है। दोनों बॉक्स में दो पदार्थ लिए गए हैं, एक लकड़ी का बुरादा लिया गया है और एक में लोहे का बुरादा लिया गया है। तो जरा विचार करके देखो कौन ज्यादा भारी होगा। ये लकड़ी का बुरादा अगर तौला जाएगा, इससे निकाल के तौलेंगे हम, तो ये ज्यादा भारी होगा कि लोहे का बुरादा इससे निकाल के तौला जाएगा तराजू में, तो वो ज्यादा भारी होगा। तो जाहिर सी बात है तौलने पर लोहे का बुरादा, लोहे का जो बुरादा है वो ज्यादा भारी होगा। ठीक है, लोहे का बुरादा ज्यादा भारी होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जितना ये जगह है, जितनी ये आयतन है, जितना ये आयतन है इस बॉक्स का, इस जगह में लोहे का द्रव्यमान अधिक है। यानी कि लोहे का जो पदार्थ है वो ज्यादा मात्रा में यहाँ पर समाहित हो गया है। और इसमें जो लकड़ी का बुरादा है इसका द्रव्यमान क्या है? कम है, यानी कि ये द्रव्यमान में कम रूप से समाहित हुआ है। बात समझ में आ रही है? और समझो इसको, और समझते हैं। जैसे कह दिया जाए कि लोहे का एक टुकड़ा ले ले, ऐसे ना, ऐसे लो तो एक छड़ टाइप ले लो। ये लोहे की मान लो छड़ है, ये एल्युमिनियम की छड़ है। एल्युमिनियम धातु जानते होंगे ना, घर में कुकर वगैरह होते हैं तो एल्युमिनियम के बने होते हैं। तो ये लोहे की है, लोहा, और ये है एल्युमिनियम। अब जरा विचार करो, दोनों की लंबाई चौड़ाई सेम है, बराबर है सब। दोनों छड़ें आपस में मान लो कि बराबर हैं। कौन ज्यादा भारी होगा? तो जाहिर सी बात है फिर लोहा ज्यादा भारी होगा, है कि नहीं? इसी प्रकार एल्युमिनियम की जगह हम इतनी बड़ी अगर चांदी की छड़ ले लें, ये चांदी की छड़ ले ली हमने, तो कौन ज्यादा भारी हो जाएगा? चांदी भारी हो जाएगी कि लोहा भारी हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि चांदी भारी हो जाएगी, अब लोहा भारी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं जब किसी वस्तु को समान लंबाई चौड़ाई में भरकर या समान लंबाई चौड़ाई वाले घन में भरकर दो वस्तुओं को हम उनको तौलते हैं, तो जिसका भार ज्यादा आता है, यहाँ एक बात समझना है, पदार्थ दोनों कैसे हैं? समान हैं, समान जगह है यहाँ पर दोनों में और पदार्थ भरे गए इसमें। जिस भी पदार्थ का भार ज्यादा आएगा तो हम कह देंगे कि उसी पदार्थ का घनत्व ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? उसी पदार्थ का घनत्व ज्यादा है, जिस भी पदार्थ का भार ज्यादा आएगा। ठीक है ना? इसको और अच्छी तरह समझ लेते हैं। चलो, जैसे गुब्बारा ले लीजिए,
ये गुब्बारा ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। इस गुब्बारे में क्या है, हवा है, ठीक। इतना ही बड़ा एक और गुब्बारा ले लीजिए और इसमें पानी भर दीजिए, लगभग इतना ही बड़ा लीजिए और इसमें जो है पानी भर दीजिए इस गुब्बारे में, ठीक है। इसमें पानी भर दीजिए, इसमें पानी। अब बताओ वजन किसका ज्यादा होगा, पानी का या हवा का? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पानी का वजन ज्यादा होगा, यानी कि जल ज्यादा भारी होगा हवा की अपेक्षा। तो बताओ घनत्व किसका ज्यादा है, पानी का। बात समझ में आ रही है? यानी कि समान जगह में कोई पदार्थ भरा हुआ है, दो पदार्थ लिए गए हैं, दो से अधिक भी ले सकते हो, सबकी तुलना करा सकते हो, कौन ज्यादा है, कौन भारी है, कौन क्या है। तो समान जगह हो अर्थात समान आयतन हो, अगर विज्ञान की भाषा में हम कहें तो समान आयतन, अपने बोलचाल की भाषा में अगर हम कह दें तो समान जगह। समान आयतन में दो पदार्थ भरे हो, दोनों पदार्थों का आयतन कैसा हो, समान हो। जैसे इसमें पानी है, इसमें क्या है, हवा है, दोनों का आयतन समान है, ठीक है ना, लेकिन भार अलग अलग है। भार अगर देखा जाए तो पानी का भार ज्यादा है। तो जिसका भार ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि उसका जो घनत्व है वो अधिक है। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया। क्या बनाया गया फार्मूला, उसको समझो। तो यहां पर बनाया गया घनत्व बराबर द्रव्यमान या भार और बटे आयतन, ठीक है। घनत्व को हम डी से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि घनत्व की अंग्रेजी होती है डेंसिटी, ठीक है। द्रव्यमान को हम प्रदर्शित करते हैं एम से क्योंकि इसकी अंग्रेजी होती है मैस। द्रव्यमान की जो अंग्रेजी होती है MASS, मास, ठीक है। भार की जो अंग्रेजी होती है भार, WEIGHT, वेट, ठीक है। आयतन की जो अंग्रेजी होती है तो आयतन की अंग्रेजी होती है वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है ना, VOLUME। तो अगर इसको हम सिंबलिक लिखना चाहें, संकेतों के रूप में लिखना चाहें, तो हम घनत्व की अंग्रेजी लिख देंगे डी से मतलब हो जाएगा डेंसिटी से बराबर। अगर द्रव्यमान दिया है पदार्थ का तो यहाँ पर यम लिखो, यम बटे क्या हो जाएगा, इसका पहला अक्षर ले लिया जाएगा V। और अगर द्रव्यमान नहीं दिया है, वेट दिया है, भार दिया है, तो यहाँ पर m की जगह क्या लिखो, W लिखो और W बटे लिखो V। बात समझ में आ रही है? अर्थात परिभाषा बन गई, किसी पदार्थ के भार या द्रव्यमान तथा उस पदार्थ के आयतन के अनुपात को पदार्थ का घनत्व कहते हैं। समझो पहले, किसी पदार्थ के द्रव्यमान या फिर भार और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, उस पदार्थ का घनत्व कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो घनत्व समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलो जरा बताओ, हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं की, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में किसका घनत्व सबसे अधिक होगा? चलो विचार करते हैं। ठोस का सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक किसका होगा? ठोस का। द्रव का कैसा होगा? ठोस से कम होगा, परंतु गैस से कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, गैस से अधिक होगा। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है? और गैस का कैसा होगा? सबसे कम। अभी आप लोगों ने गुब्बारे में एक में हवा भरी थी उतनी ही और एक में उतना ही जल भरा था, तो कौन ज्यादा भारी था सब लोग जानते हो, है कि नहीं? तो इसमें द्रव ज्यादा भारी था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा किस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है, किस पदार्थ का घनत्व कम होता है। तो ठोस जो है उसका घनत्व सबसे अधिक होता है, द्रव जो है उसका घनत्व सबसे
ठोस से कम होता है और जो गैस होती है उसका घनत्व सबसे कम होता है। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या ठोस को द्रव में बदला जा सकता है, द्रव में, और द्रव को गैस में बदला जा सकता है क्या? बदला जा सकता है। ये इस बात पर विचार करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। चलो यहां पर लिख लेते हैं बर्फ। बर्फ कैसी है? ठोस है। तो यहां पर लिख लेते हैं बर्फ ठोस है, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं जल। जल कैसा है? जल द्रव है, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं गैस। गैस कैसी है? भाप लिख लेते हैं इसकी, जल की। भाप की अवस्था क्या है? गैस। क्लियर हुआ? अब बर्फ को जल में कैसे बदला जाए? तो साधारण सी बात है कि जब बर्फ को ताप दिया जाएगा, यानी कि ऊष्मा दी जाएगी, ऊष्मा के द्वारा गर्म किया जाएगा, तो ये बर्फ किस में बदल जाएगी? जल में बदल जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसको अगर ऊष्मा दी जाएगी तो किस में बदल जाएगी? जल में ये बदल जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो चलो देखते हैं इसको। बर्फ को अगर ऊष्मा दे दी जाए तो ये जल में, यानी अर्थात ठोस से द्रव में बदल दी जाएगी। अब द्रव को गैस में कैसे बदला जाए? तो जल को देखते हो घर में, जब जिस समय जल गर्म होता है तो जल से भाप उठती है, तो इसको भी क्या किया जाएगा? ऊष्मा देकर किस में बदल दिया जाएगा? भाप में बदल दिया जाएगा। ये बात समझ में आ रही सबको? अच्छा, अब भाप को जल में कैसे बदला जाए, इस बात को समझिए। तो इसको अगर ठंडा कर दिया जाएगा भाप को, तो ये जल में बदल जाएगी, यानी द्रव अवस्था में आ जाएगी ठंडा करने पर। जल से बर्फ कैसे बनाई जाए, यानी कि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे आया जाए? तो फिर वही बात आई, ठंडा करके। कैसे करके? ठंडा। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधे ठोस अवस्था से, कहां से? ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं, ठीक है। द्रव नहीं बनते हैं, द्रव नहीं बनेंगे, ठोस से सीधे गैस में बदल जाएंगे। क्या करने पर? गर्म करने पर, अर्थात ऊष्मा देने पर, ठीक है। ऊष्मा देने पर वो पदार्थ सीधे गैस में बदल जाएंगे। कुछ पदार्थ ठंडा करने पर सीधे गैस से ठोस में बदलेंगे, वो द्रव नहीं बनेंगे बीच में। यानी जैसा इसमें हो रहा है, पहले गैस से द्रव बन रहा है, फिर इसके बाद द्रव से ठंडा किया, ठोस बन गया, ऐसा नहीं होना है। गैस से सीधे ठोस में बदल जाएंगे। तो क्या करने पर? ठंडा करने पर। तो ये पूरी प्रक्रिया आप लोगों ने देखी है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ठोस से द्रव बनाया जा सकता है, द्रव से गैस अवस्था में बदला जा सकता है, और गैस से पुनः द्रव बनाया जा सकता है, और द्रव से पुनः ठोस प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर हुआ? अब कुछ बात समझते हैं, इनको क्रम से एक एक करके समझते हैं, ठीक है। चलो देखो, यहाँ हम लोग ठोस से ले लेते हैं, ठोस से प्रारंभ करते हैं। ये ठोस था, ठीक है। ठोस से हमने किस में बदला? ऊष्मा दी, हमने क्या प्राप्त कर लिया? द्रव। क्या देने पर? ऊष्मा देने। ठोस को जब ऊष्मा दी गई तो ठोस किस में बदल गया? द्रव में। तो समझिए बात को, क्यों बदला और कैसे बदला। देखो, ठोस के कण कैसे थे, आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हो। ये थे कण ठोस के, बहुत पास पास में थे ना, ऐसे। ये ठोस के कण बहुत पास पास में थे, और इनको जब ऊष्मा दी गई तो आपको बताया गया था, नहीं बताया गया, नहीं जान पाए तो अभी सुन लीजिए। जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसमें प्रसार होता है, ठीक है।
उसका जो इनके बीच लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो धीरे धीरे कमजोर होता है। जो यानी कि एक दूसरे को कस के खींच रहे थे, ये जो अंतरा आणविक आकर्षण बल था, कस के खींच रहे थे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे थे खींच के, तो ये बल धीरे धीरे क्या होता है, कमजोर हो जाता है। क्या करने पर? ऊष्मा देने पर। तो जब ये बल कमजोर हो जाएगा तो ये कण सभी धीरे धीरे एक दूसरे से क्या होंगे, थोड़ा दूर दूर होने लगेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये कण सभी क्या हो जाएंगे, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। और जब ये कण दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, जब ये कण दूर दूर हो गए, ऊष्मा देने पर, इसको ऊष्मा दी गई और ऊष्मा देने पर अंतरा आणविक आकर्षण बल जो था वो कमजोर हुआ, और कमजोर होने पर क्या हुआ, कण ये दूर दूर हो गए। तो जरा विचार करके एक बात बताइए कि क्या ये अब ठोस अवस्था रही? नहीं रही। ये ठोस अवस्था थी। ठोस अवस्था के कण कैसे हैं, बहुत पास पास में होते हैं, एक दूसरे से टचेबल होते हैं। क्या ये ठोस अवस्था रही? तो ये जाहिर सी बात है कि ठोस अवस्था नहीं रही। तब ये कौन सी अवस्था बन गई? तो ये द्रव अवस्था बन गई। क्या बन गई? द्रव अवस्था। क्लियर हुआ? तो आपको ये समझ में आया कि ठोस द्रव में कैसे बदल जाता है, उसका रीजन क्या है। तो ठोस का द्रव में बदलने का ये कारण है कि जब ठोस पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके कणों के बीच में जो बहुत अधिक आकर्षण बल होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। और कमजोर होने की वजह से कण जो है फैलने लगते हैं, दूर दूर जाने लगते हैं। तो अवस्था परिवर्तित इसी वजह से हो जाती है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात और समझेंगे। इसी प्रक्रिया को गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन। जब किसी ठोस को ऊष्मा दी जाएगी और वो गलने के बाद गल कर किस अवस्था में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में। ठोस गल कर किस अवस्था में बदलेगा, द्रव अवस्था में बदलेगा। तो इसी को हम गलन कहते हैं। यानी किसी ठोस को ताप देने पर ठोस का जो पिघलना है उसी को हम क्या कहेंगे, गलन। कि अब ठोस गलने लगा है तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, गलन कहा जाएगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो, एक और पॉइंट इसमें समझो। जैसे प्लेट है और प्लेट में मान के चलो ये बर्फ का टुकड़ा रखा है, ठीक है। ये बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है और ये बर्फ पिघल रही है। या किसी बीकर में बर्फ ले ली जाए, अगर प्रयोगशाला में है तो बीकर में बर्फ ले ली जाए और इसको ऊष्मा दी जाए, एक तिपाई में रखकर इसको ऐसे, इसको बर्नर की सहायता से ऊष्मा दे दी जाए इसको, ठीक है, गर्म किया जाए। तो बर्फ क्या होगी, धीरे धीरे पिघलने लगेगी और पिघल कर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। किसी थर्मामीटर के द्वारा इसका टेम्परेचर यानी ताप नापा जाए और देखा जाए कि जिस समय बर्फ पिघल रही थी, क्या उस समय इसका ताप बढ़ रहा था या घट रहा था। बात को समझिए, जिस समय बर्फ ये पिघल रही थी तो क्या इसका ताप पिघलते समय जब तक ये पिघली ताप बढ़ा या घटा, ठीक है। तो उस बात को समझिए। देखो, जो ऊष्मा हम दे रहे हैं, जब तक ये पिघलेगी, जब तक बर्फ पिघलेगी तो जो हम ऊष्मा दे रहे हैं वो ऊष्मा जो बहुत अधिक आकर्षण बल लग रहा था कणों के बीच में, वो ऊष्मा जो हमने दी है वो ऊष्मा इन कणों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो गई है। बात समझ में आ रही है? वो ऊष्मा किस में खर्च हो गई है, इन कणों के बीच में लगने वाले, जो पहले बहुत ज्यादा आकर्षण बल लग रहा था, ठीक है ना, अब आकर्षण बल कैसा है, कमजोर हो गया है। तो वो जो हमने ऊष्मी ऊर्जा के रूप में ऊष्मा हमने प्रदान की, यानी ऊष्मी ऊर्जा हमने जो दी, वो ऊष्मी ऊर्जा किसमें खर्च हो गई है, इन कणों के बीच में जो आकर्षण बल पहले बहुत ज्यादा था इसको तोड़ने में यानी कमजोर करने में, कम करने में वो ऊष्मा यहाँ पर खर्च हो गई है। क्लियर हुआ? तो जब तक
आकर्षण बल यहाँ अधिक रहेगा, और जब तक ये बदलाव होता रहेगा, यानी कि अधिक आकर्षण बल से कम आकर्षण बल की ओर ये बदलाव होता रहेगा, अर्थात अवस्था परिवर्तन होता रहेगा, अवस्था परिवर्तन होता रहेगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जब तक अवस्था परिवर्तन होगा तब तक जो ऊष्मीय ऊर्जा हम दे रहे हैं ना, वो किसमें खर्च हो जाएगी? आकर्षण बल को कमजोर करने में खर्च होती रहेगी। तो बताओ क्या ताप बढ़ेगा? ताप बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पूरी ऊर्जा किसमें खर्च हो रही है? उसी में खर्च हो रही है। ठीक है, इस बात को ऐसे समझो। तुम कहीं नौकरी कर रहे हो, पैसा वहां से आ रहा है, मान लो 10,000 रुपये इनकम आ रही है मंथली, मान लो। अब ये 10,000 रुपये तुम्हारा वहां से प्राप्त हो रहा है, और घर में 10,000 का खर्चा है, 10,000 का खर्च भी है घर में, तो बताओ कितना बचेगा तुम्हें? एक भी नहीं बचेगा। ठीक है ना? इसी प्रकार जितनी हम ऊष्मा दे रहे हैं, तो वो ऊष्मा किसमें खर्च हो रही है? अवस्था को बदलने में, यानी ठोस से द्रव के बदलने में खर्च हो रही है, ठोस से द्रव बनने में खर्च हो रही है। ठीक है ना? ये जो अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत अधिक था, यही ठोस बनाए हुए था इसको, तो वो अंतराण्विक आकर्षण बल को कम करने में, कमजोर करने में, तोड़ने में वो ऊष्मा जा रही है, वो खर्च हो जा रही है। जैसे आप 10,000 कमा के लाते हैं, कहीं से 10,000 का घर में खर्च है, तो क्या बचा? जीरो बचा ना पैसा। तो उसी प्रकार जितनी ऊष्मा दे रहे हैं हम इसको, उतनी ऊष्मा खर्च हो रही है। किसमें खर्च हो रही है? अंतराण्विक आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो रही है। तो क्या ताप बढ़ेगा? बताओ, ऊष्मा एक्स्ट्रा हुई क्या? नहीं हुई एक्स्ट्रा, अधिक ऊष्मा नहीं, ताप बढ़ेगा नहीं। कब तक नहीं बढ़ेगा? जब तक अवस्था परिवर्तन हो रहा है तब तक ताप नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये जो ऊष्मा छिपी हुई है अवस्था परिवर्तन के समय, जिसके द्वारा अवस्था परिवर्तन हो रहा है, यानी ऊष्मा छिप गई ना जाके, बस इसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बात समझ में आ रही? इसी को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा, यानी कि छिपी हुई ऊष्मा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? इसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, कैसे समझेंगे? इसी को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। जैसे ये बीकर में हमने बर्फ ली, इसको हमने ऊष्मा दी, गर्म किया, इसको हीट किया, और इसकी ये बर्फ किसमें बदल गई? द्रव में बदल गई, कन्वर्ट हो गई द्रव में। इसको जो भी हम ऊष्मा दे रहे थे, वैसे ताप बढ़ना चाहिए। किसी को जब ऊष्मा दी जाती है तो उसका ताप बढ़ता है, लेकिन इसका ताप नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि अभी बताया पहले कि वो ऊष्मा खर्च हो रही थी उसमें अंतराण्विक आकर्षण बल को तोड़ने में, तो इस वजह से ताप इसका नहीं बढ़ पा रहा था। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? तो गुप्त ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा का अर्थ हुआ कि वह ऊष्मा जो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है, किसी पदार्थ को दी जाने वाली वह ऊष्मा जो उसकी अवस्था को परिवर्तित कर सकती है। जैसे बर्फ को जो ऊष्मा दी गई, तो बर्फ ने क्या किया? अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, ताप नहीं बढ़ाया, वो ऊष्मा किसमें खर्च कर दी? उन कणों के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल था उसको जो है कम करने में खर्च कर दिया, कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे। तो उस ऊष्मा को इसने क्या किया? अवस्था परिवर्तन में खर्च किया, लेकिन ताप नहीं बढ़ा इसका। क्लियर हुआ? तो वह ऊष्मा जो किसी पदार्थ को दिए जाने पर उसकी अवस्था को परिवर्तित कर सकती है, किसी पदार्थ को देने पर उसकी अवस्था क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। उसी ऊष्मा को उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा समझ में आ गई? एक बार फिर से दोहरा देते हैं। वह ऊष्मा जो किसी पदार्थ को देने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकती है, या उसकी अवस्था परिवर्तित हो सकती है, उसी ऊष्मा को, जो अवस्था परिवर्तित कर सकती है, उसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्लियर हुआ? चलो अब देखो, अगर कोई ठोस है, ठोस की अवस्था परिवर्तित हो जा रही, किसमें? द्रव में। द्रव में परिवर्तित हो रही ऊष्मा देने पर, और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। ये भी ध्यान देना है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, जितना इसका टेम्परेचर था उतना इसका टेम्परेचर रहेगा। क्लियर हुआ? ताप नहीं बढ़ रहा। तो ठोस गल कर ही तो द्रव में पहुंचेगा जाके, गलन। ठोस का गलना, गल कर द्रव में बदलना, पिघल कर द्रव में बदलना ही गलन कहलाता है। ठोस
पिघल कर किसमें बदल जाए, द्रव में। ठीक है, जैसे बर्फ पिघल कर पानी बन जाती है, तो ठोस पिघल कर किसमें बदल जाए, द्रव में बदल जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, गलन। इसी पूरी घटना को हम क्या कहेंगे, गलन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ठोस गल कर किसमें बदल गया, द्रव में। तो इसको हम यहाँ पर जो ऊष्मा दी गई, ठोस को जो भी ऊष्मा दी गई द्रव बनने के लिए, यानी अवस्था परिवर्तित होने के लिए, तो उस ऊष्मा को हम क्या कहेंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहेंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन को हम संगलन भी कह देते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा। बात समझ में आ रही है। तो इसको समझेंगे, एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब, हाँ इसको कहीं कहीं पर एक एटीएम भी लिख देते हैं। वो क्यों लिखते हैं, वायुमंडलीय की अंग्रेजी होती है एटमॉस्फियर। ठीक है, एटमॉस्फियर, तो उसी से शॉर्टकट में ए से ए लिया गया है, एट और टी, और इधर आ गया मॉस्फियर, एम, एटमॉस्फियर। क्लियर हुआ। तो एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, 1 किलोग्राम ठोस को किसमें बदलने के लिए, द्रव में बदलने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, द्रव में बदलने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, संगलन या गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बात समझ में आ रही है। ये प्रक्रिया कहाँ होगी, गलनांक पर। ठीक है, अब गलनांक समझते हैं क्या है। ठीक है, गलनांक, ठीक, जैसे यहाँ बर्फ थी, बर्फ हो या कोई और चीज ले लेते हैं, कोई भी चीज ले सकते हो, बर्फ गलकर किसमें बदल गई, द्रव में। ठीक है, ये पूरी घटना कितने टेम्परेचर पर हुई, ठीक है ना, कितने टेम्परेचर पर ऐसा हुआ, ये पूरी घटना कितने टेम्परेचर पर हो गई। जैसे बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलने लगती है, गलने लगती है, गल कर किसमें बदल जाएगी, द्रव में। क्लियर हुआ। तो जितने ताप पर कोई ठोस पदार्थ गलने लगता है, पिघलने लगता है, जितने भी टेम्परेचर पर, मान लो कोई 0 डिग्री पर पिघल रहा है, कोई 10 डिग्री पर पिघल रहा है, ठीक है, कोई 100 डिग्री पर पिघल रहा है। बात समझ में आ रही है। कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल रहा है, कोई 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल रहा है। क्लियर हुआ ना। तो जितने ताप पर कोई ठोस पिघल कर किसमें बदल जाता है, द्रव में बदल जाए, ठोस क्या हो जाए, पिघल कर किसमें बदल जाए, द्रव में, द्रव बन जाए, वो अवस्था परिवर्तित हो जाए उसकी। तो जितने ताप पर, जिस ताप पर कोई ठोस पिघल कर क्या बन जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो जितने ताप पर ये हुआ, उसी ताप को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। बात समझ में आ रही है। जिस ताप पर, जितने ताप पर कोई ठोस पिघल कर किसमें बदल जाए, द्रव में बदल जाए, तो उसी ताप को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्लियर हुआ। ये पूरी प्रक्रिया कितने दाब पर होनी चाहिए, 1 एटीएम दाब पर। तो हम इसमें कह सकते हैं कि एक वायुमंडल दाब पर, एक वायुमंडल दाब पर कोई पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ जिस ताप पर पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसी ताप को हम उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। बात समझ में आ रही। जैसे बर्फ का गलनांक कितना है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आई। बर्फ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने सीखा ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन। क्लियर हुआ। गुप्त ऊष्मा को समझा, और हमने गलनांक को समझा, और गलन को भी समझा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ठोस से सीधे गैस बनना। ठोस से द्रव बनना सीखा अभी, अब ठोस से क्या बन जाना, गैस बन जाना। देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से, वैसे ठोस को अगर गर्म किया जाए तो ठोस से पहले क्या बनना चाहिए, द्रव बनना चाहिए था, और द्रव से फिर क्या बनना चाहिए, गैस बन जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर ऊष्मा दी जाए, गर्म किया जाए या ऊष्मा दी जाए,
तो वो सीधे ठोस से किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। वो द्रव नहीं बनते हैं फिर, ठीक है, द्रव नहीं बनते, ये चीज नहीं बनते, सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कपूर, घर में पूजा पाठ होता होगा तो उसमें देखना कपूर को जलाइएगा या गर्म करिए कपूर को, तो कपूर ठोस होता है, वो सीधे धुएं में बदल जाता है या गैस बन जाता है, उसमें कुछ बचता नहीं है फिर कि वहां कुछ बचे। ठीक है ना, तो कपूर हो गया, कपूर सीधे ठोस से किस में बदल जाता है, गैस में। नौसादर, नौसादर हो गया, ठीक है, नौसादर फार्मूला NH4Cl, नौसादर हो गया। ये ऐसे पदार्थ हैं जो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं। बात समझ में आ रही, ठीक है। अच्छा, और घरों में देखा होगा बाथरूम या टॉयलेट में हम लोग एक ओडोनिल का इस्तेमाल करते हैं ना, पैकेट का, पैकेट आता है उसमें, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा ये पैकेट है और उस पैकेट में ठोस पदार्थ भरा होता है, भरा होता है ना देखा हो तो अब देख लेना, उसमें एक ठोस पदार्थ भरा रहता है उस पैकेट में। और ऐसे ही इस प्रकार के छिद्र होते हैं, तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद जब इस पैकेट को वहां टांग दिया जाता है तो कुछ दिनों बाद आप देखा होगा कि इस पैकेट से वो पदार्थ गायब हो जाता है। ठीक है ना, कहाँ गया वो पदार्थ, वो ठोस था, द्रव तो बना नहीं, अगर द्रव बना होता तो पैकेट गीला हो जाता, तो वो पदार्थ ठोस अवस्था से किस अवस्था में बदल गया है, गैस अवस्था में। बात समझ में आ रही है। तो कपूर भी इसी प्रकार होता है, नौसादर भी इसी प्रकार होता है, और ढेर सारे पदार्थ इसी प्रकार से काम करते हैं जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। क्लियर हुआ। तो इन पदार्थों को कहते क्या है विज्ञान की भाषा में, इन पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और ये जो पूरी घटना है, कौन सी घटना, ठोस से सीधे गैस बनना, ठोस से सीधे क्या बनना, गैस बनना, ये जो पूरी घटना है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। कैसे बना, इसको क्या दिया गया, ऊष्मा, ठोस पदार्थ को ऊष्मा दी गई, यानी गर्म किया गया या फिर जलाया गया, गर्म या जलाना। ठीक है, तो जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करके या जलाने पर, गर्म करने पर या जलाने पर वो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, द्रव अवस्था में नहीं बदलता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे वो कहां बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। तो यह परिघटना क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है, और ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठोस अवस्था से किसमें, गैस अवस्था में। एग्जाम्पल क्या क्या थे, कपूर था और नौसादर। ठीक है, नौसादर, कपूर और नौसादर। ठीक है ना, नौसादर को अमोनियम क्लोराइड भी कहा जाता है, फार्मूला होता है NH4Cl। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो अच्छा, तो हम लोगों ने ठोस से द्रव और ठोस से गैस का बनना सीखा। अब हम लोग सीखते हैं गैस से ठोस का बनना, गैस से ठोस का बनना। चलो देखते हैं गैस से ठोस का बनना। दीपावली सबके यहाँ मनाई जाती है फिलहाल, ठीक है ना। तो दीपावली में काम किया जाता है, काजल बनाया जाता है। एक दीपक में इस प्रकार से ये रख के दीपक में तेल लिया जाता है और उसको जलाया जाता है, और जलाने के बाद इस पर जो होता है एक बड़ा सा अपना सा बड़ा सा कोई बर्तन वगैरह या मिट्टी का बर्तन, इसके ऊपर ढक दिया जाता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ठोस कार्बन जम गया है, ठोस काला काला पदार्थ जम गया। क्लियर हुआ। तो दीपक से क्या था, इसमें लौ जा रही थी और काला काला हल्का सा धुआं भी जा रहा था। जब इसको अवरोधित किया गया, इसको रोका गया किसी बर्तन के द्वारा, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि काला काला पदार्थ एक जम जाता है। बताओ, ये जो धुआं जा रहा था ये गैस अवस्था थी कि नहीं थी, गैस अवस्था थी या नहीं थी, थी, गैस अवस्था थी। गैस अवस्था से क्या हुआ है,
इसको ठंडा किया, यहाँ गर्म है, यहाँ पर गर्म टेम्परेचर होगा, यहाँ पर कैसा होगा, ठंडा होगा। या उसको अवरोधित करके, रोक के, किसी चीज़ को रोक लिया जाए तो रोकने पर क्या हो जाएगा, ठंडा ही हो जाएगा। रोक कर किस में बदल दिया हमने, ठोस अवस्था में। किस अवस्था में बदल दिया, ठोस अवस्था में बदल दिया हमने रोक कर इसमें। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निक्षेपण। क्या कहा जाता है, निक्षेपण। इस पूरी प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। क्लियर हुआ। और ये प्रक्रिया जो ईंटों वाले भट्ठे हैं उसमें चिमनी में ये प्रक्रिया लागू की जाती है ताकि जो कार्बन के कण हैं वो वायुमंडल में जाकर प्रदूषण को न बढ़ा सके, न फैला सके। क्लियर हुआ। तो जब कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से क्या करने पर, ठंडा करने पर, जब कोई पदार्थ गैस से किस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए, क्या करने पर, ठंडा करने पर। वैसे गैस अगर ठंडा करेंगे तो द्रव बनती, लेकिन द्रव ना बने, लेकिन द्रव ये ना बनी, द्रव में ना बदलकर किस में बदल जाए, सीधे ठोस अवस्था में बदल जाए। क्या करने पर, ठंडा करने पर। जब किसी गैसीय पदार्थ को ठंडा करने पर वह द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे ठोस अवस्था में बदल जाए तो इस पूरी प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण। क्लियर हुआ। जैसे और समझते हैं इसको। हम एक प्लेट में यहाँ पर नौसादर या कपूर को, NH4Cl या फिर कपूर ले लीजिए, कपूर को रख के गर्म करते हैं। और ये कांच की एक कीप है, कांच की क्या है, कीप। तो थोड़ा सा सही से बना दिया है। कांच की एक कीप है और जब इसको गर्म किया जाएगा कपूर या नौसादर को, और कांच की कीप हम इसे ऊपर से उल्टा ढक देते हैं इसमें, और इसमें रुई लगा देते हैं, यहाँ पर रुई लगा देते हैं। ठीक है। इसको गर्म करेंगे। जानते हो नौसादर है और कपूर ये ठोस अवस्था से किस में बदल जाएंगे, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाएंगे। क्लियर हुआ। जब ये ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदलेंगे तो गैस यहाँ से जो भी बनेगी यहाँ पर ऊपर उठेगी, यहाँ पर गैस जाएगी। तो यहाँ पर जो तापमान बढ़ा हुआ है, परंतु यहाँ पर तापमान कैसा होगा, कम होगा ना। जब यहाँ पर तापमान भी कम होगा, निकलने की जगह भी कहीं नहीं है, अर्थात अवरोध उत्पन्न है, तो ये गैसें यहीं पर क्या हो जाएंगी, ठंडी होकर किस अवस्था, यहाँ पर एक चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, यहाँ पर जम जाएंगी जाकर। क्लियर हुआ। ये क्या बन गई, ठोस। क्या बन गई, ठोस। यानी जो गैसें थी वो किस अवस्था में बदल गई, ठंडी होकर ठोस अवस्था में। तो ये क्या है, ये निक्षेपण है। क्या है, निक्षेपण। और ये ठोस से जो गैस बनी, ये जो ठोस था ये ठोस है, ठोस से जो गैस बनी, यहाँ गैस बनी, तो ये क्या है, ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन, ये प्रक्रिया क्या है, ऊर्ध्वपातन। क्लियर हुआ। और गैस से सीधे ठोस में बदलना, ठंडा होने के बाद द्रव ना बनना। जब किसी गैसीय पदार्थ को ठंडा करके ठंडा किया जाए तो वो द्रव ना बनकर सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो निक्षेपण समझ में आ गया, ऊर्ध्वपातन समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे देखो। अब समझते हैं द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन। गैस अवस्था में परिवर्तन। ठीक है। द्रव से हम गैस कैसे बनाएंगे, इस बात को समझिए। द्रव को क्या करना है, गर्म कर देना है, अर्थात ऊष्मा देनी है इसको। ऊष्मा देने पर क्या होगा, ये द्रव के कण थे, थोड़ा दूर दूर थे। ठीक है। जब इसको हम ऊष्मा देंगे इन कणों को, तो बताओ, अभी बताया गया था कि ऊष्मा जो दी जाती है वो किसमें खर्च हो जाती है, इनके बीच में जो भी आकर्षण बल होता है उसको तोड़ने में खर्च हो जाती है। ठीक है ना। तो जब इसको ऊष्मा और अधिक दी जाएगी तो क्या होगा, ये किस अवस्था, अपने आकर्षण बल को कम करेगा, और आकर्षण बल जब बिल्कुल कम हो जाएगा तो ये कण बहुत दूर दूर हो जाएंगे ना, सब ये कण बहुत दूर दूर हो जाएंगे, फिर पास पास नहीं रहेंगे। ठीक है ना। तो द्रव अवस्था को गैस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है, ऊष्मा देकर बदला जा सकता है। ठीक है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। ठीक है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। तो
जब किसी द्रव को ऊष्मा देकर किस अवस्था में बदला जाए, गैसीय अवस्था में बदल दिया जाए, तो इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए अच्छा, अब अगर द्रव को इतना गर्म कर दिया जाए कि द्रव उबलने लगे, ऊष्मा इतनी दे दी जाए कि द्रव क्या हो जाए, उबल कर भाप बने, उबल कर गैसीय अवस्था में बदल जाए। ठीक है, तो जब द्रव उबल कर, समझिए यहाँ पर एक चीज, दो चीजों को समझिए कायदे से। गैस, ठीक है, द्रव अगर ऊष्मा देने पर यहाँ बिना उबले धीरे धीरे भाप बने, बिना उबले धीरे धीरे भाप बने यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे वाष्पीकरण। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी वाष्पीकरण की चर्चा डिटेल में करेंगे हम लोग, अभी केवल समझिए इसको। द्रव उबले नहीं, वो धीरे धीरे भाप बनता रहे ऊष्मा देने पर, तो इसको हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। अगर द्रव उबल जाता है तो इसको हम क्वथन कहते हैं। ऊष्मा देने पर द्रव अगर उबलने लगता है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वथन। बात समझ में आ रही है? अगर ये उबलता नहीं है और गैस बनता है, ये उबलने पर गैस बनता है, तो इसको हम कहेंगे क्वथन। और ये उबलता नहीं है फिर भी गैस बनता है धीरे धीरे, तो इसको हम कहेंगे, इस पूरी क्रिया को हम कहेंगे, इस पूरी घटना को हम कहेंगे वाष्पीकरण। बात समझ में आ रही है? ये जो क्वथन प्रक्रिया है, ये एक निश्चित ताप पर होती है। कितने ताप पर कोई पदार्थ उबलेगा, क्वथन का मतलब होता है उबलना। कितने ताप पर कोई पदार्थ उबल जाएगा, तो क्वथन का मतलब क्या होता है, उबलना होता है। ठीक है, तो जिस ताप पर कोई द्रव उबल कर किस अवस्था में बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, उसी ताप को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कह देंगे। क्या कह देंगे, क्वथनांक। इसको समझो, क्वथन और धन क्या हो जाएगा यहाँ पर, अंक, यानी कि उबलने वाली संख्या। संख्या का मतलब किस ताप पर वो उबलेगा। तो एक वायुमंडलीय दाब पर अर्थात 1 एटीएम यानी 1 एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की जो अंग्रेजी है वो एटमॉस्फेयर होती है। 1 एटमॉस्फेयर दाब पर जब कोई द्रव जिस ताप पर उबलने लगता है, तो उसी ताप को हम क्या कहते हैं, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो द्रव है वो क्वथनांक के पहले ही उबल कर किस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, गैस में। क्वथनांक तक अगर आ जाएगा तो फिर वाष्पीकरण नहीं रहेगा, वाष्पन नहीं रहेगा ये। ठीक है, इस परिघटना को वाष्पन नहीं कह सकते। जब कोई द्रव क्वथनांक के पहले ही ऊष्मा देने पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, तो इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं या वाष्पन कहते हैं। ठीक है, ये देखो, वाष्पीकरण किसी भी ताप पर हो सकता है। जैसे ठंडियों में क्या कपड़े नहीं सूखते हैं, ठंडी में, गर्मी में भी सूखते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ठंडी में देर में सूखते हैं, गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं। क्लियर हुआ ना? तो वाष्पीकरण किसी भी ताप पर हो सकता है, कितने भी टेम्परेचर पर हो सकता है। ठीक है, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन इसमें जो क्वथनांक है, क्वथन है, जो क्वथन है वो एक निश्चित टेम्परेचर पर होगा। कि कोई पदार्थ उबलेगा तो एक निश्चित टेम्परेचर पर उबलेगा, उसका एक निश्चित तापमान होगा ना। उसी निश्चित तापमान को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। जैसे जल का जो क्वथनांक है, जल का क्वथनांक जो है वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जल 100 के पहले उबलेगा ही नहीं। कब नहीं उबलेगा, एक वायुमंडल दाब। ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये दाब एक महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है ना, समझिए क्या है। अच्छा, इसको समझा लेते हैं थोड़ा सा, कि बार बार एक वायुमंडल दाब क्यों कहा जा रहा है, इस बात को समझिए। देखो, ये धरती है और इस धरती से हम जैसे जैसे, मतलब पहाड़ है, मान लो यहाँ पहाड़ों पर भी घर बने होते हैं लोगों के, तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, धरती से ऊपर की ओर जाते हैं, तो जो हवा का घेरा धरती के चारों ओर है, इस हवा का जो दबाव है वो कम होता जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, समझो भाई। इतनी हवा, हम मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर, तो इतनी हवा हमारे ऊपर लदी हुई है, कुल मिला के ये समझो। क्लियर हुआ? अगर मान लो हम यहाँ पर रहते हैं, चोटियाँ हैं, जैसे पहाड़ हैं, तो मान लो हम यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर हवा का दबाव कितना होगा, इतनी हवा है। तो कहाँ पर हवा का दबाव ज़्यादा है, ये समझो। यहाँ इतनी हवा है, यहाँ पर इतनी हवा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हवा का दबाव कम है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जब लोग खाना बनाते थे
तो बर्तन में पानी जैसे रखा उबलने के लिए, दाल वगैरह बनाने के लिए, तो ये पानी जल्दी उबलने लगता था, गर्म नहीं उतना नहीं होता था जितना होना चाहिए। जैसे मान लो पानी को 100 में उबलना है तो 100 में नहीं उबल रहा है, या 80 में उबलने लगता था, कभी 90 में उबल रहा है, कहीं पर 95 में उबल रहा है। तो ये जो है तो पानी उतना गर्म नहीं होता था जितना होना चाहिए था भोजन पकाने के लिए। तो इसीलिए प्रेशर कुकर का निर्माण किया गया, इसीलिए प्रेशर कुकर बनाया गया कि प्रेशर कुकर में क्या होगा कि भाप बनेगी, जो भी भोजन रखा होगा जल की भाप बनेगी, और यहाँ पर सीटी लगी हुई है ये, और सीटी के द्वारा जो है एक्स्ट्रा में जो भाप बनेगी वो निकल जाएगी। तो यहाँ जो भाप बनेगी वो भाप क्या करेगी, इस पर दबाव डालेगी, इस द्रव पर क्या करेगी, वो जो भाप बनेगी दबाव डालेगी, ठीक है ना। तो इसलिए प्रेशर कुकर में खाना क्या होता है, जल्दी बन जाता है। तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि जो वायु दाब है वो क्वथनांक पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए बार बार क्वथनांक के बारे में एटीएम कहा जा रहा है, यानी वायुमंडलीय दाब का नाम लिया जा रहा है। तो क्वथनांक समझ गए क्या है। क्वथनांक का मतलब ये हुआ कि एक एटीएम दाब पर जब कोई द्रव जिस ताप पर, जितने टेम्परेचर पर उबलने लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और वाष्पीकरण क्वथनांक के पहले की प्रक्रिया है, मतलब क्वथनांक तक टेम्परेचर ना पहुंच पाए, अन्य किसी टेम्परेचर पर अगर कोई द्रव भाप बन के उड़ रहा है तो उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्लियर हुआ। तो आप लोगों ने द्रव से गैस में परिवर्तन समझा। अब समझते हैं गैस से द्रव में परिवर्तन। ठीक है, तो गैस से द्रव हम किस किस प्रकार से बना सकते हैं उस चीज को समझें। द्रव पहली चीज है ठंडा करके, इस चीज को समझो। कैसे ठंडा करके समझते हैं। जैसे ग्लास में हम कोल्ड ड्रिंक डालते हैं या ठंडा पानी या बर्फ के कुछ टुकड़े डालते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लास के बाहर पानी की बूंदें नजर आती है ना। थोड़ी देर बाद पानी की बूंदें नजर आने लगती हैं। तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि हमारे चारों तरफ हवा है, तो यहाँ की हवा इस ठंडे पानी के द्वारा, यहाँ ग्लास का तापमान कैसा हो गया, ठंडा हो गया ना, तो इस ठंडक के द्वारा क्या हुआ, यहाँ के जो आसपास की हवा है वो भी ठंडी होकर जहाँ उसको रुकने का सहारा मिला वहीं पर वो रुक गई। किस रूप में रुक गई, द्रव के रूप में। अर्थात अगर किसी गैस को ठंडा किया जाए तो वो द्रव अवस्था में बदल जाती है। क्लियर हुआ। गुब्बारा देखा होगा, जिस समय आप गुब्बारा फुलाते हैं, अगर गुब्बारे फूट जाता है तो देखा होगा जो अंदर की सतह थी वो गीली गीली नजर आती, उसमें नमी नजर आती उसमें। ठीक है, तो नमी कहाँ से आई, तो नमी ये आई नमी की, इसमें जो हवा थी वो उस हवा में दाब पड़ा, और दाब की वजह से ये गैस किस में बदल गई, हवा किस में बदल गई, द्रव में। तो दो चीजों से हम गैस को द्रव में बदल सकते हैं। पहली चीज क्या है, एक तो ठंडा करके, और दूसरी जो चीज है भी आपको बता रहे हैं, दूसरी जो चीज है गैस को दाब डाल के, दाब के द्वारा हम इसको द्रव में बदल सकते हैं, दाब के द्वारा। ठीक है ना। कैसे बदल सकते हैं उस बात को समझो। लाइटर देखा होगा सब लोगों ने, जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके पास लाइटर रहता है। तो ये लाइटर है, तो इसमें देखा होगा इसको ऐसे जलाया जाता है, जल जाता है। इसमें देखा होगा आप लोगों ने कि इसमें ये द्रव जैसा भरा रहता है। ये द्रव नहीं है बिलाल, ये गैस है। और इस गैस में इतना ज्यादा दाब डाल के इसको बंद किया गया है इसमें कि ये द्रव के रूप में हमको नजर आ रही है, दाब की वजह से। क्लियर हुआ। तो गैस में अगर दाब डाला जाए तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और घर में देखा होगा, घर में एलपीजी सिलेंडर होता है, उसमें गैस भरी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसमें भी हमको जो है, अगर इसको जब भराने जाते हैं, लेकर वहां से लेकर आते हैं, तो इसमें ऐसा लगता है जैसे पानी अंदर भरा हो, बहुत हिल डुल रहा है। तो इसमें भी क्या होता है, गैस ही होती है, लेकिन अत्यधिक दाब के कारण ये द्रव अवस्था में नजर आती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर हुआ। तो गैस को दो प्रकार से हम द्रव बना सकते हैं, नंबर एक ठंडा करके, और नंबर दो दाब डाल के। दाब डालने से एक उदाहरण और समझो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब पर,
बहुत ज्यादा दाब, उच्च दाब डालकर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ये बर्फ के रूप में बदल जाती है, ठीक है, लेकिन ये बर्फ गीली नहीं होती है, सूखी होती है। तो हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सूखी बर्फ। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब डाल के ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है, जिसे हम सूखी बर्फ भी कहते हैं। क्वेश्चन को अगर पूछ दे सूखी बर्फ किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम सूखी बर्फ के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? अगर इस सूखी बर्फ को ऐसे छोड़ दिया जाए सामान्य ताप पर, तो एक पुनः जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है, द्रव नहीं बनती है। तो जब कोई ठोस वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना? ऊर्ध्वपातन, जब कोई ठोस गैस में बदलता है इसलिए द्रव नहीं बनता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? गैस का ठंडा होकर द्रव में बदलना और गैस का दाब के द्वारा द्रव में बदलना। क्लियर हो गई बात? ठीक। गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन। ठीक है, गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम ठंडा करके बदलने की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। ये संघनन, और इसको कहते हैं संपीडन। संपीडन के द्वारा अधिक दाब डाल के हमने गैस को द्रव में बदल दिया। क्लियर हुआ? तो ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं द्रव को ठोस में कैसे बदला जाए। द्रव को ठोस में बदलना, ठोस में बदलना। द्रव को अगर ठंडा कर दिया जाए, द्रव को अगर ठंडा कर दिया जाए तो ये ठोस में बदल जाएगा। जैसे फ्रिज में हम बोतल रख देते हैं पानी की ठंडी होने के लिए, तो देखा होगा कि बोतल में बर्फ बन जाती है। कैसे बनी? द्रव को ठंडा किया गया तभी तो ठोस बना। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम हिमन कहते हैं, अर्थात हिमीकरण भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, हिमन क्या है? जब किसी द्रव को ठंडा करके ठोस में परिवर्तित कर दिया जाए तो इस प्रक्रिया को हम हिमन कहते हैं। क्लियर हुआ? या हिमीकरण कहते हैं। अब ये जो ठंडा होने की प्रक्रिया है ये किसी न किसी टेम्परेचर पर हो रही होगी ना। बात समझ में आ रही है? तो द्रव किस ताप पर बर्फ बन जाता है, यानी कि जल किस ताप पर बर्फ बन जाता है, इस बात को समझेंगे। तो जल जब बर्फ बनता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये बर्फ में बदल जाता है। तो हम कहेंगे जल का जो हिमांक है, हिमांक यानी बर्फ बनने का जो अंक है, हिमांक यानी कि बर्फ बनने का अंक, यानी कितने ताप पर वो बर्फ बन रहा है। तो हिमांक बराबर हम लिख सकते हैं हिम धन अंक, इसको समझेंगे, यानी बर्फ बनने की संख्या। तो जल की संख्या कितनी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिस ताप पर कोई द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है तो उसी ताप को हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया एक वायुमंडलीय दाब पर होती है, अर्थात एक वायुमंडल दाब पर जब कोई द्रव ठंडा करने पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इस घटना को हम हिमन कहते हैं, तथा उस ताप को हम हिमांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में बदल रहा है उसी ताप को हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। क्लियर हुआ? पूरी बात समझ में आ गई?